बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, कल जो कौमी सलामती के मामले पर पार्लियामान का इन कैमरा सेशन हुआ जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने बातें की काफ़ी, और जैसे हमने कल भी उस पर जिक्र किया था कि ज़राए से कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और जो असल बात थी वो ये थी जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे, जो क्रक्स कहिए वो ये था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो फौज का कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है वो उसके तहत अपना काम जारी रखेगी। फिर कुछ कयास आराइयाँ कुछ दिनों से हो रही थी कि शायद कोई नया ऑपरेशन शुरू होने लगा है दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पर भी ये बात हुई कि कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये पहले से जारी एक कैंपेन है जिसमें तमाम अनासर जो हैं वो इस कौम के उनको शामिल किया जाएगा। एक ऑल इंक्लूसिव कैंपेन है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी। लेकिन असल चीज़ वही है कि जी कमिटमेंट हमारी फ़ौज की जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको जिस तरीके से निमटना है पाकिस्तान की खातिर वो वहीं पर मौजूद है। और यही तमाम चीज़ें आज बड़ी अहम जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है पिंडी में उसमें भी यही बातें की गई हैं। और आज भी यही कहा गया कि जो आइन हमें इख्तियार देता है, जो आइन का दायरा कार है फ़ौज के हवाले से, उसी के अंदर रहते हुए हम अपना काम करेंगे। यानी अगर वैसे भी देखा जाए तो जो पार्लियामान के तकद्दुस की बात हम बार बार करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बार बार बात करते हैं, सो फ़ौज का इदारा भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। पार्लियामान के अगर मैं ये कहूँ कि जी वो पीछे खड़ा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामान पाकिस्तान के आइन के लिहाज से सुप्रीम है, जिसका कल भी आर्मी चीफ ने हवाला दिया था कि असल हाकमियत अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म से जो आइन पाकिस्तान का बना है उसमें ये जो इख्तियार है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। और वो कौन है? वो अरकान हैं जो हमारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी आमने सामने हैं, जो ये दो इदारे बाहम दस्तो गरीबा हुए हैं, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई मंतकी अंजाम हमें नजर नहीं आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये जो डिबेट है ये मजीद उलझती चली जा रही है और सोल्यूशन ऐसे लगता है कि नहीं है किसी के पास भी। आज भी हम देख रहे थे लाहौर में एक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसका भी उसमें एक करारदाद जो है वो पेश की गई। वो करारदाद ऑब्वियसली मंजूर हुई, वो अदालत के हक में थी कि क्योंकि अदालत का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है पंजाब के इलेक्शंस की, उसी पर इलेक्शंस होंगे और पार्लियामान जो है, ये हुकूमत जो है वो हुक्मदूली ना करे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की। तो उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म जो था वो हुकूमत को बनाया गया कि हुकूमत जो है वो तौहीन कर रही है अदालत के फैसलों की। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, पार्लियामान का जो मौक़िफ़ देखते हैं, तो वहाँ पे जो करारदादें मंजूर हो रही हैं वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ हैं। वो ये हैं कि जी ये हमारी डोमेन है और हमारी डोमेन में इंटरवीन कर रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट। इंटरफेरेंस जो है वो उनकी तरफ से हो रही है, मुदाखलत है। सो हम इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं। और ये कल भी हमने देखा कि पार्लियामेंट में एक करारदाद इस ज़मन में मंजूर भी हुई। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। और आज जो हमारे पास पैनल है वो ऑब्वियसली वकला हजरात का है। जैसे हम कहते हैं ना कि आज इतनी पोलराइजेशन है पूरी सोसाइटी में कि आपको सभी का सियासतदान भी हमारे पास आते हैं तो वो कुछ जजेस के नाम लेके सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के हवाले से बात की जाती है कि जी ये इस तरफ खड़े हुए और वो उस तरफ खड़े हुए, वहाँ पे डिवाइड नज़र आ रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। उसी तरीके से वकला की भी हम कहते हैं कि जी इस वक्त कुछ की अपनी राय है, कुछ की अपनी राय है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो पैनल हमारे साथ मौजूद है वो इस मौजू पे जो कि ख़ुद वकला हैं क्या राय रखते हैं वो आप तक पहुंचाएं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बैरिस्टर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं और सबाहत रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार। बहुत खुशी है मुझे सबाहत आपके आने की। जिस दिन आपका इलेक्शन हुआ था, आप मुंतखब हुई थी, उस दिन भी हमने अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट बार की हिस्ट्री में पहली खातून सेक्रेटरी आप मुंतखब हुई हैं। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आज आप फर्स्ट टाइम मेरे शो में आई हैं। सो आपको भी, अहमद पनसोटा को भी हम लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। हारून रशीद साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, ये कोई लड़ाई का अंजाम नज़र आ रहा है आपको जो चल रही इस वक्त? मुस्कुराहट से आपने शुरू की है नहीं देखे ना, ये लड़ाई तो काफ़ी दिनों से चल रही है जी। और ये लड़ाई तो वैसे तो ये लड़ाई जुडिशरी से शुरू हुई
अच्छा, जब आगाज उन्होंने किया? आगाज जुडिशरी से इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर रिफ्ट नज़र आई है जी, और तमाम जजेस साहिबान जो हैं वो अपने अपने व्यूज़ के मुताबिक अपनी अपनी जजमेंट दे रहे हैं। पहले 4-3 वाला मामला था, उसमें 4 जजेस ने क्या कहा, 3 ने क्या कहा, और फिर अलग-अलग जजेस ने क्या क्या अपनी रिमार्क्स दिए और ऑर्डर पास किए। तो ये तो आगे फिर पब्लिक ये देख रही है कि अब अगर जुडिशरी जिस पे ये एतमाद होना चाहिए कि वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक लोगों के फैसले करेगी, लेकिन अगर ये हालात हों कि जजेस आपस में रिफ्ट हो और जजेस का आपस में दुआ सलाम की हद तक भी ना हो, अच्छा, तो वो फिर लोगों में आप पोजीशन तो यही नजर आती है जो काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही हैं। तो ये जो सोच जो है ये जुडिशरी के बारे में नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी को एक पेज पे या उन्हें ओपन नहीं होना चाहिए, उनके अपने जितने भी फैसले हैं या इस तरह अब तो सारी चीजें सामने आ गई, हम तो जो नोट्स लिखे जा रहे हैं नजर नहीं आना चाहिए। हमारा तो अकीदा ये है कि जुडिशरी में आप जाते हैं अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, फैसले होते हैं चाहे फैसले हक में हो या मुखालिफ हों, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर कोर्ट ठीक है और जो उसने फैसला किया है तो वो हमें उस पर एतमाद है। ठीक है, तो आज ये बदकिस्मती की बात है कि अब और आपको अभी पॉलिटिकली भी और जुडिशली भी ये दोनों हालात इस तरह हैं कि पब्लिक के हालात देखें कि पब्लिक के पास क्या है कुछ, बिल्कुल उनके वो सही रो रहे हैं, ये जो इनका झगड़ा है इसमें आवाम जो है निगलेक्ट हो रहे हैं। सूरत हाल जरा बट आपको मुस्तकबिल करीब में कोई हल नहीं नजर आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के पास पहले तो ये फाइनेंशियल पोजीशन पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल ख़राब है, और अब जुडिशल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इन हालात में देखा जाए तो ये जिस तरह कल दहशतगर्दी की बात हो रही है और असम्बली में पहली दफ़ा आके आर्मी चीफ ने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की हैं, और ये सियासतदानों के लिए भी एक लम्हा फिक्री है कि पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ ने आके ये कहा है कि आप लोग अवाम के नुमाइंदे हो, आप ताकतवर हो। हाँ, ये और ताकत जो है अल्लाह के बाद अवाम की है और अवाम ने अपने नुमाइंदे दिए। अच्छा, अब अहमद पनसोटा साहब, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि हमारे जिस तरीके से जजेस हजरात के हवाले से भी अब बहुत लोगों की ओपिनियन बन गई है अनफॉर्चुनेटली, और ऑब्वियसली जो हमारे सियासतदान आते हैं, आप लोगों की तज्जियों से पता चलता है कि भाई ये पैनल, ये बेंच बन रहा है तो कौन किसकी तरफ है, किस पे एतराज़ उठ रहा है। सो अब लॉयर्स के हवाले से भी ना ये ओपिनियन बन गई है। सो आई एम श्योर कि आपकी एक दूसरी ओपिनियन आएगी, जितना हमने अभी तक आपके तज्जिए सुने हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो बहस है वो ये है कि पार्लियामेंट की मानी जाए या अदलिया की मानी जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया, पार्लियामेंट आपकी कहती है कि देखिए कानून साजी हम कर रहे हैं, हमने एक एक्ट बनाया, अभी वो तकमील के मराहिल में था, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कर दी, हमारे जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी डोमेन से तजावुज़ कर रहा है। और फिर अगर मैं सामने रखूं आर्मी चीफ के कल के और आज के बयानात को, सो आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि वहां से भी बड़ा क्लियर मैसेज आया है कि पार्लियामेंट है सुप्रीम। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये कोई भी कहे कि पार्लियामेंट सुप्रीम, उनके कहने से पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या कोई और इदारा सुप्रीम नहीं हो जाता। आइन सुप्रीम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क में, और वो एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सुप्रीम और कौन सुप्रीम नहीं है। उसके अंदर एक बात ये भी लिखी हुई है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपने उससे अहाते से बाहर नहीं जा सकती, पार्लियामेंट का अपना रोल है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। अब मेरा सवाल ये है कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, नाउ ऑलमोस्ट अ ईयर, जहाँ हम सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं, जिसको मेरे सीनियर हारून साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्ट है, मैं उसको डायसेंट कहता हूँ। मैं ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं पसंद करता पाकिस्तान के लिए जिसके 17 के 17 जजेस एक तरह सोचते हूँ। डायसेंट है, शाह साहब का अपना व्यू है, बाकी जजेस का अपना व्यू है, बंदयाल साहब का अपना व्यू है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल कर जाता है। अब दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। अब अगर उस लेजिस्लेशन में जहां उनको ममानियत है लेजिस्लेट करने की, जिसको हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बोलते हैं, और उसमें आइटम 55 कहती है कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते, उस पर आइन कानून साजी नहीं कर सकते। अगर वो उस डोमेन में जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का इंतजार करेगी कि बिल बन पहले लॉ बने और फिर उसको करें?
मैं समझता हूं कि ये तो क्लियर कट अब्यूज ऑफ पावर है, मेलाफिडे है, और सबसे इंपॉर्टेंट बदनियांती पर ये लॉ जो है वो उसकी सारी बेसिस है। क्या आप 1 साल की लेजिस्लेशन उठा के देख लें, और उसकी मैं बदनियांती आगे साबित करता हूं कि उसको रोका गया, इन्होंने उससे अगले दिन रिव्यू की पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश की एक और 2023 के बिल से। मकसद क्या है आपके ख्याल में? ये अपील का राइट या ये सारे राइट्स जो कि कंप्लीटली इलीगली दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के कॉमन सिटीजन की बेनिफिट के लिए दिए जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के गिनती के पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए राइट्स क्रिएट किए जा रहे हैं? आप मुझे बताइए कि एक आम शख्स तो भी आर्टिकल 185 के तहत जो है अपनी नॉर्मल केसेस की अपील कॉन्स्टिट्यूशनली उसके लिए अप्लाई करता है, तो ये कैसे कानून जो है एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू आप अपील का राइट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? मेरी नजर से पार्लियामेंट ने अपनी पावर एक्सीड की है। आपका क्या ये प्रिंसिपल डिफरेंस है कि 184(3) के किसी भी फैसले का क्या रिव्यू का हक नहीं होना चाहिए, या फिर आपको इसकी टाइमिंग पे एतराज है? आप भी एग्री करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए हो रहा है? मैं 100% एग्री करता हूं जी, 1843 को रेगुलेट करें, मैं रिव्यू के इख्तियार को भी रेगुलेट करें। टाइमिंग से ज्यादा मेरा कॉम्पिटेंस से एतराज है। यानी अब आपके चैनल का मसला हो और मैं और सबात बीबी बैठ के उसका फैसला कर दें लाहौर हाई कोर्ट में कि जी ये चैनल अब ऐसे चलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट अ मैनेजमेंट, यू हैव गॉट अ न्यूज़ एडिटोरियल बोर्ड, वो उसका डिसीजन लेगा। सिमिलरली पार्लियामेंट के रोल्स हैं कुछ। अब अगर पार्लियामेंट सुबह फैसला कर दे कि कल से सुप्रीम कोर्ट बंद है जी कुछ 2-3 महीने के लिए, तो आपके ख्याल में पहले हम उसका इंतजार करेंगे कि उस कानून को बनने दिया जाए और फिर उसको कॉग्निसेंस ली जाए? पाकिस्तान के अंदर एक सिर्फ लास्ट लाइन, हिस्बा बिल और एक और बिल दोनों दफा स्ट्राइक डाउन हुए। जी जी मुकम्मल कीजिए, सिर्फ एक लास्ट लाइन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग। चलिए मैं जहांगीर जदून साहब आपका भी इसी पे ये जो कहते हैं ना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल कानून साजी उनका इख्तियार है, मुंतखब नुमाइंदे बैठे में वो कानून बनाने का इख्तियार रखते हैं पाकिस्तान के आइन के तहत। लेकिन ये जो अहमद पनसोटा साहब ने बात की है, मैं कल से ये डिबेट सुन रही हूँ, बल्कि काफी दिनों से, यही कि ये तो इसका मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो जो मर्जी कानून साजी कर दे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के खामोशी से वो सारा तमाशा देखता रहे। अगर कोई चीज़ गलत भी हो रही है तो उसको एंडोर्स करता रहे और उसका नोटिस भी ना ले, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने कानून बना दिया। नहीं, ये बात ठीक है। देखो, पार्लियामेंट वो वाला कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या इस्लामिक। जी पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो पाबंदी है कॉन्स्टिट्यूशन पे कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या इस्लामिक इंजंक्शन के अगेंस्ट हो या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट हो। अब इसमें देखें ना, ये तो अक्रॉस द बोर्ड लोग कह रहे हैं जी कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए 184(3) के तहत। तो उसके अगर कोई राइट अपना लॉ पास करती है तो वो किस तरह जुडिशरी के अगेंस्ट है? ये फंडामेंटल राइट, वो तो फंडामेंटल राइट के को ठीक आर्टिकल 10A आपको फेयर ट्रायल दें। आप एक बंदे को अपील का राइट नहीं दे रहे 184(3) का, तो ये तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एक बंदा नीचे से होकर 4 कोर्टों से ऊपर होता है और एक बंदे को आप जो है केस ऑलरेडी पेंडिंग होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, आप उठा अपनी मर्जी से 184(3) में उसको फारग कर देते हैं। अच्छा। ये तो उस बंदे के साथ जो पार्टी whoever he is, उसके साथ तो उसका बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ कि अगर आप उसको डायरेक्टली 184(3) वो कहाँ पे जाएगा, अपील कहाँ पे करेगा? उसको क्या प्रोविजन? अभी अपील जो होता है वो सब्सटेंटिव राइट है। रिव्यू के अंदर तो लिमिटेड स्कोप होता है कि कोई एरर आ गया है या कोई प्रमा विषय इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो तब अदरवाइज तो अपील और रिव्यू किस तरह कंपैटिबल नहीं हो सकते, नहीं उनका कोई कंपैरिजन है राइट का। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है कि आपको कोई टाइमिंग पे बात हो सकती है, अभी कर रहे हैं पहले कर रहे हैं। ये तो क्रॉस द बोर्ड तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन सब ने कहा जी 184(3) के तहत राइट ऑफ अपील जरूरी होना चाहिए कि आप एक डायरेक्ट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाद में एक बंदा जो है अपील के जरिए वहां तक पहुंचता है, वो दूसरे को डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज करके आप जो भी करते हैं, जो भी फैसला देते हैं, वो किधर जाएगा फिर बाद में? और सबसे बड़ा देखो ना मसला है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कह रहे हैं, यही मेरी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग जब से ये डिबेट हो रही है कि जी टाइमिंग्स पे जो एतराज भी उठते हैं वो टाइमिंग पे होते हैं। अदरवाइज सब कहते हैं कि होना चाहिए, इसको देखना चाहिए। सबसे बड़ा एतराज देखो ना इनका है कि ये इतनी भी तनकीद होती है कि माजी में भी जो मार्शल लॉज लगते रहे, डिक्टेटर्स की हुकूमतों को जो है वो तौसीह दी जाती रही और मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, तो वो उस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस भी आ जाती हूँ, लेकिन सबाहत साहिबा को भी मैं ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ये ऑब्वियसली जो इस वक्त हमें पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी नजर आ रहा है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट ये एक है सूरत हाल, ये अब इससे नजरें नहीं चुराई जा सकती हैं और हल किस तरीके से तलाश करना है, किसने करना है, ये अभी तक मुझे लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर जजेस की भी बात करें, वो जो 8 रुकनी लार्जर बेंच बना था उनमें भी सबके खिलाफ हमें नजर आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस चले गए। आज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी चला गया रेफरेंस जो है, मतलब कोई जज बच्चा नहीं है, शायद इक्का दुक्का कोई रह गए हों जिनके खिलाफ ये रेफरेंसेस ना गए हों।
ये आप किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को देख रही हैं सबाहत? जी, मैं ये समझती हूँ कि ये इन्होंने डिलिबरेटली पोलराइज किया है जुडिशरी को। और जहाँ तक बात है कि जी जो ये जो बिल है इसके अंदर रिव्यू की पावर्स जो हैं उसको वो इनके पास हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उसके ऊपर राइट ऑफ अपील होना चाहिए। तो ये तो बहुत अरसे से हमारी बार काउंसिल्स का मौक़िफ़ है कि जो सो मोटो पावर्स हैं सीजे की, उसके ऊपर हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है हमारी बार काउंसिल्स का कि उसके ऊपर राइट ऑफ अपील होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ये बात बड़ी, मैं आई विल इंडोर्स द ओपिनियन ऑफ बनसोटा साहब कि ये बिल्कुल बात फैक्ट है कि बेसिकली आइन सुप्रीम है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आइन जो है हमारे, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट वहाँ सुप्रीम होती है जहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। एंड वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ होली बुक फॉर अस। और अगर पार्लियामेंट जो है वो इस आइन के अंडर ही ओथ लेती है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्राइम डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग है, मैं समझती हूँ। इसमें शख्सियात की जंग तो है नहीं, यहाँ पे कौन है या कौन खड़ा है, कौन उसकी साइड ले रहा है, दिस इज़ अनदर थिंग। लेकिन हमें सबसे पहले वी नीड टू सी के कौन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की जंग लड़ रहा है, और इसमें अगर कोई डिवीजन हो रही है तो उस डिवीजन को डिलिबरेटली किया जा रहा है। और वो हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो प्ले कर रही है। एंड दे आर नॉट इवन डिवाइडिंग द पीपल, बल्कि दे आर डिवाइडिंग जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट एज वेल। ओके, तो मैं यानी अगर आप मुझे यानी इंटरेस्टिंग, आप हारून रशीद साहब आपका इस पे जी मुकम्मल कीजिए सवाल, फरमाइए। मैं अगर आप ये बात पूछें कि अभी ये बात हो रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 191 की पावर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर 184(3) जो अमेंड किए बगैर किस तरह से आप सो मोटो पावर्स को किसी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। और जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं यहाँ पे पार्लियामेंट के पास 191 के तहत, एंड दैट विद आइटम नंबर 55। वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो तो फिर अगेन वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को आप बाय पास नहीं कर सकते। कल को इस तरह नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे और उसको ख़त्म कर दे और हम कहें कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई वो नहीं कर सकती, एक्शन नहीं ले सकती। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पार्लियामेंट के पास अनफेटेड पावर्स नहीं है टू प्ले विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, चलें, आप ये कह रही हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का मामला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीमेसी का मामला है। और हारून साहब, इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? वो इस वक्त तो बात ये कि जी आइन की पामाली कर दी है हुकूमत ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत एक फैसला दिया और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आज जो एतजाज साहब भी बात कर रहे थे, जो करारदाद पेश की थी उन्होंने, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे पार्लियामेंट ने बनाया, सारी जमातों ने मिलकर बनाया। और आइन ये तो एक ही किताब है, कुरान पाक, जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ये इंसानों की बनाई हुई किताब है, पार्लियामेंट्स की बनाई हुई किताब है। इसमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें कानून साजी तो होगी। अमेंडमेंट हुई है अभी तक 1920 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई हैं, तो वो मार्शल लॉ दौर में भी हुई हैं और बाद में भी हुई हैं। मार्शल लॉ के यानी कि प्रेसिडेंट को 58 के तहत पावर दी गई थी, वो फिर क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी वापस हो गई थी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब चूँकि जो पार्लियामेंट ने अब ज़रूरत समझते हुए ये कानून पास किया है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये एतराज़ नहीं है कि वो कर नहीं सकते। ठीक है, उनको एतराज़ सिर्फ ये है कि हमारी पावर जो हैं उनको कटेल कर दिया, हालांकि कटेल भी नहीं हुई। उसमें सिर्फ एक पब्लिक को देखते हुए और पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने अपील का मौका दिया है। नहीं तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से गए इसी सुगो मोटो के तहत। अपना ये जो बाद में, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, बाद में जितनी भी हुई यूसुफ रजा गिलानी साहब गए, वो इसी सुगो मोटो के तहत गए। अब देखें ना, इसमें पब्लिक का मेन इंटरेस्ट है कि एक बैठी बिठाई हुकूमत को आप प्राइम मिनिस्टर को उठा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर बैठ दें। ये सूरत हाल है। इसमें पार्लियामेंट का ये राइट है कि वो कानून साजी करे, उसका काम ही कानून साजी है। तो जो बाकी अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग है, देखें उस पर क्या होता है। अच्छा, आपकी बात हो रही थी तो बड़ी मुझे मुस्कुराहट नजर आई अहमद बनसोटा साहब को, मैं देख रही थी स्क्रीन पे, तो क्यों आप मुस्कुरा रहे थे हारून साहब की बात पे? उन्होंने कहा वाहिद जो किताब है वो कुरान पाक है जिसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। ये तो आइन है, इसमें तो ऑलरेडी कितनी तरमीम हुई हैं।
हर दौर के अंदर हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि अदालत को ये एतराज़ नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं कर सकती ये कानून पास या बना नहीं सकती, एतराज़ ये है कि जी हमारी पावर्स क्यों कम करती हैं। अच्छा, मैं पहली तो बात है, मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, मैं उन पर नहीं हंस रहा था, मैं तो वैसे ही तरह आफ्टर रोज़ा एंजॉय कर रहा था, बट चूंकि अब आपने मेरे से बात पे कमेंट पूछ लिया है, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। मैं तो कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, लॉ क्यों पास करते हैं? मैं तो आई एम ऑल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनके लिए बंदे पूरे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुबह करके जो दिल करता है करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी लॉ ये है कि सेलिएंट फीचर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जहां तक अमेंडमेंट्स की बात है, आई एम ऑल फॉर इट, बट उसका जो तरीकाकार, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एक तो ये बिल आर्टिकल 70 के तहत इनिशिएट ही नहीं हो सकता था, उसकी वजह ये है कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं था, और दूसरी बात ये कि इट इज नॉट ओनली द टाइमिंग, इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट अंडर 191, वो नहीं कर सकती। एक्ट जरूर पास कर सकती है और मामलात में, इस इशू में 191 में उनके पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करे। वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स 1980 उसमें फुल कोर्ट बैठे, जो कि जरूर बैठना चाहिए, हम सारे वो क्लाउज के लिए अमल पैरा और हम चाहते हैं कि बैठे, लेकिन ये नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठ रहा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, तो आप अपने एडिटोरियल बोर्ड से सुबह कहें कि जी जरा सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेशन कर दे, तो ये तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, एक्सेसिंग द पावर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे सबाब ये बताइए कि ऑब्वियसली जो मामला इलेक्शन से केयरटेकर हुकूमत मुद्दत खत्म हो जाती है, उसके बाद हो भी गई, बल्कि उसके बाद ये सवाल भी उठाया जा रहा था कि जी ये 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होंगे तो केयरटेकर गवर्नमेंट्स का क्या फ्यूचर होगा, ये कौन से आइन के तहत कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अभी भी जिस तरीके से हुकूमत ने फंड्स जब नहीं दिए इलेक्शन कमीशन को, ये कहा, कल भी अटॉर्नी जनरल को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट ने जब कह दिया कि फंड्स हम नहीं दे सकते, तो फिर हुकूमत कैसे जा सकती है पार्लियामेंट की किसी मंशा के खिलाफ। सो अब उसका नतीजा ये निकला कि स्टेट बैंक को डायरेक्टली कह दिया गया कि आप फंड्स रिलीज कर दें। सो अब स्टेट बैंक कर देगा फंड्स रिलीज, आपको लग रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपनी कॉन्स्टेंट दे दी है कि दैट दे वांट टू कंडक्ट इलेक्शंस और सब्जेक्ट टू द रिलीज ऑफ फंड्स, और मैं समझती हूँ कि ये मेलाफिरी है इंटरिम गवर्नमेंट की कि दैट दे आर नॉट रिलीजिंग द फंड्स, और वो उसकी वजह कि दे वांट टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन की इंडोर्समेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट पास की कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया है स्टेट बैंक को, तो दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ज़ाहिर है वो फंड्स रिलीज अगर होते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इवन पंजाब गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है ये पहले इन्हीं CJP साहब की बेनिफिशरी थी, और ये सारा सेटअप जो इनको ये अभी आज इंटरिम सेटअप है उस वक्त यानी दे वर फेवरिंग हिम, और अब जब इलेक्शन करवाने की बात आई है तो अब ये पार्लियामेंट को सुप्रीम करके और जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि दे आर अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और ये मैं समझती हूँ कि जो अदारे हैं वो 190 जो है आर्टिकल 190 वो बड़ा क्लियर है कि हर इदारा जो है इन एड विद सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। दे हैव टू हेल्प द सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्लीमेंट दोज ऑर्डर्स। सो ये स्टेट बैंक के ऊपर लाजिम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, बिल्कुल सही है। अभी कल ही हमारे पास एक हुकूमती सेनेटर मौजूद थे PM-LN की, और उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में बरमला ये कहा कि गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं है स्टेट बैंक के कि वो डायरेक्टली इस तरीके से फंड्स दे दें, और ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने करना है कर दे, तौहीन ने अदालत लगानी है कर दें, हमें अब डर नहीं है, ये कल उन्होंने कहा है सेनेटर अफनान ने मेरे शो में। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी अनाउंस कर रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त हुक्म आ रहा है, या जिस तरीके से इलेक्शंस को लेके आया है पंजाब के, हम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये वो बताते हैं कि जी ये उनका इख्तियार नहीं है और हमारी डोमेन में मुदाखलत है। हारून साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रही थी कि अब तो हुकूमत के खुद लोग आके कहते हैं कि जो गवर्नर स्टेट बैंक को भी ऑर्डर कर दिया है उनका इख्तियार नहीं है। सो आपके नज़र में है या नहीं है, और आपको भी वाकई लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि लगानी तौहीन अदालत लगा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता?
मेरा नहीं ख्याल, ये तो कोर्ट के आर्डर से अगर वो कोई रिलीज कर दें फंड्स तो अलग बात है। अच्छा, लेकिन जब तक उसे कोई अथोराइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से या मुतल्लिका अदारे की तरफ से ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिलीज़ कर सकते हैं, इसलिए कि अब तो स्टेट बैंक को वैसे भी इंडिपेंडेंट अदारा डिक्लेयर हो गया, उसके बारे में एक्ट पास हो गया, कानून पास हो गए कि स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अब गवर्नर स्टेट बैंक के पास ये तो उसी तरह है कि एक बैंक मैनेजर का रोल है उनका, स्टेट बैंक गवर्नर का, कि अगर वो उसके पास कौन सा इख्तियार है कि मैं जाके कहूँ आपके अकाउंट से मेरे रकम मेरे अकाउंट में आ जाए, नहीं हो सकता वो। तो वो कहेगा जी पहले जिसके अकाउंट में है उससे अथोराइजेशन ले। तो पहली बात तो ये है कि उसके पास अथॉरिटी, ये कानून नहीं ज़्यादा पता होगा बैंक वालों को कि किस लॉ के तहत वो ये इतनी अमाउंट जो है वो रिलीज़ करें। तो फिर क्या ये चलती रहेंगी केयर टेकर हुकूमतें? किस आइन और कानून के तहत चल रही होंगी 90 दिन से जायद अगर आगे नहीं? वो तो KPK ये है कि अब आपके सामने ये हालात जिस तरह है मुल्क के, 90 दिन के डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन ही है, लेकिन अब 90 दिन में तो नहीं हुआ, 90 दिन तो गुजर गए। पंजाब असेंबली बिल्कुल गुजर गए, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब वो किस कानून के तहत फिर चल रही है? पंजाब असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं, तो KPK में तो वो भी साथ ही डिसॉल्व हुई, उसमें तो नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए KPK के अगर 90 डेज में नहीं हुए, ये 90 डेज में नहीं हुए, तो कौम का और जो हालात का तकाजा है वो ये है कि जनरल इलेक्शन सारा कौमी असम्बली का और सारी सूबाई असम्बली का इकट्ठा हो। तो ये तो हमारे वज़ीर आज़म ने और सारी PDM के सरबराहों ने कह दिया है, अहमद पंसोटा साहब, के इलेक्शंस एक साथ ही होंगे पूरे मुल्क में और वो अक्टूबर में होंगे। उसके बाद या उससे पहले हम कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखिए जी, ये जो प्रेमिस है जिस पर ये बात की जाती है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, ये मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। वो इसलिए क्योंकि ये सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है बात। लेट से आज से 2.5 साल पहले शाह साहब जो हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो उनको ये कहा जाता है कि नहीं, आप वेट करें कि पहले वफाक का जो टाइम है वो पूरा हो जाए। ये बिल्कुल 18वीं तरमीम की नफ़ी है, सूबाई ऑटोनॉमी की नफ़ी है। आपने पहले ही सूबों को बड़ा खींच के रखा हुआ था, अब ये 18वीं तरमीम के बाद आप उनके साथ ये काम नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 224 का सहारा लिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल 224 का टेक्स्ट अभी खोलें, कहाँ लिखा है सारे इकट्ठे होंगे? हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि 90 दिन में होंगे। तीसरी बात, जब यहाँ से निकल जाते हैं सारे हमारे जो वकला दूसरी साइड के, फिर कहते हैं जी आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं और वो तभी पॉसिबल है अगर सारे इकट्ठे होंगे। तो पाकिस्तान का भुट्टो साहब के इलेक्शन के अलावा तो आज तक कोई इलेक्शन हमने सुना ही नहीं फ्री एंड फेयर। इकट्ठे हुए थे सारे के सारे। ये फ्री एंड फेयर का इकट्ठे होने से मेरे ताल्लुक समझ से बालतर है। पॉइंट ये है कि आप पंजाब के फ्री एंड फेयर करवा लें इंश्योर, क्यों नहीं इंश्योर हो सकते कि जी दहशतगर्दी है, हालात ख़राब है। व्हाट इज़ द सर्टेनिटी कि अक्टूबर में ये सारे के सारे मामला नहीं होंगे? देखें, दिस इज जस्ट वे। और अगर आपने इकट्ठे भी करवाने हैं, आज आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें। इसमें दो चीजें जो सुन रहे थे कि कल ही आपने देखा होगा जो जरदारी साहब का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि अक्टूबर के बाद नहीं हो सकते, ये बात नहीं की जा सकती, इस पे वो बड़ी छोटी सोच रखते हैं। और फिर ये भी साथ उन्होंने कह दिया कि अगर अलग अलग होते हैं सो ऑब्वियसली वहां पे केयर टेकर हुकूमतें अलग होंगी, कहीं पे मुंतखब हुकूमत होगी, तो कह रहे फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं होगा, फेयर इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होगा, मौका जो है वो तमाम जमातों को नहीं मिलेगा। और फिर तीसरी चीज जो आ जाती है वो ये कि बार बार इंडिया की जो मिसाल दी जाती है कि वहां पे भी तो अलग अलग होते हैं, तो कहते हैं कि जी जनाब वहां पे केयर टेकर सेटअप नहीं होता, यहाँ पे तो केयर टेकर सेटअप के बड़े मसाइल हैं। नहीं, मेरा सवाल करने का ये है कि जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? अगर आप देखें एक साल में जो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की गई है उसको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम, दूसरी बात कि अपनी सजाएं जो हैं वो माफ़, तीसरी बात यह है कि जो दूसरी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का लीडर उस पर 147 FIRs, उसके बाद गिरफ्तारियां, बंदे उठाना। अगर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये तो अगले 2 साल नहीं खुश होंगे ये। अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपने डिटर्मिन करनी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक है कि जब टाइम आए इलेक्शन करवा दें। अगर ये प्रेसिडेंट सादिया सेट हो गया कि जी आपने ये अक्टूबर से नवंबर ये चले गए, तो यहाँ पर पॉलिटिकल फोर्सेस डिक्टेटर से ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक्ट करेंगी। कोई कहेगा 8 साल लेट कर दे, कोई कहेगा 3 साल लेट कर दे। देखिए चले तो गए हम 90 डेज से बियॉन्ड, पर सवाल ये कि 90 डेज से कितने बियॉन्ड अब हमने जाना है। अब अगर उसका फैसला आज इस तरह हुआ अक्टूबर में, मुझे ये बताएं अक्टूबर का जो महीना है उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो इस वक्त जो है वो नहीं है, और वो कैसे सारे सब ने तकरीर की हैं हालात ख़राब हैं। वो
डिड एनीबडी गिव अ प्लान कि जी फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ तक ठीक हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आजकल बहुत लोगों को पसंद है तो वो कैसे उस वक्त तक हम जो है वो सारी ठीक हो जाएगी। सवाल ये है कि आइन के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं, और वो मैकेनिज्म्स इसलिए दिए गए हैं कि किसी फर्द वाहिद का इख्तियार जो है उससे वो सुप्रीम है, और वो ये है कि जी आज इलेक्शन हो जाना है। इस तरह तो देखें फिर कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएगा, और इलेक्शन आगे फिर इकट्ठे, और आपको सर्टेनिटी भी नहीं है कि ये अक्टूबर में होंगे। चलिए ठीक है, ये कि भाई उस वक्त क्या हालात ठीक हो जाएंगे जिसको बुनियाद बना के अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। मुझे सबात एक सवाल आपसे पूछना है, अभी आज एतजाज़ अहसन साहब ने जो करारदाद पेश की, मंजूर भी हुई, और उसमें फिर वो बार बार, और मैं चैनल्स पे भी उनको अक्सर देख रही होती हूँ, तो वो कहते हैं कि जी इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को ही होंगे, जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की है पंजाब के लिए, और यही वज़ीर आज़म कराएगा। मैं जब पीडीएम के तमाम लोगों के बयानात सुनती हूँ, खुद वज़ीर आज़म के सुनती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिस तरीके से हो रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई भी मूड है कराने का। तो किस तरीके से कराएगा वो, क्या सूरतें हैं कि यही वज़ीर आज़म और 14 तारीख को ही इंतखाबात पंजाब में करा देगा? देखिए ये बड़ा अजीब, इस वक्त हम डे बाय डे बड़े अनसर्टन और बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एज बीइंग लॉयर्स भी और एज बीइंग यानी पीपल ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे जो लोगों की आम मुश्किलात हैं उसका हुकूमत वक्त को इदराक ही नहीं है, और वो उनको इस वक्त सिर्फ इस बात की गर्ज है कि किसी तरह इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो डिले हो जाए। जबकि मैं समझती हूँ कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है जितनी जल्दी होगा, 90 डेज़ की लिमिट को पूरा किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शंस होंगे, तो दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेसी जो है वो सबसे मतलब बेहतर तरीक़ेकार है आवाम की खिदमत करने का, और अगर आज नहीं इलेक्शन आप कराएंगे तो आपने अक्टूबर में भी कराने हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट इन इट विच यू आर ट्राइंग टू गेन इस इलेक्शन प्रोसेस को डिले करके। मेरी समझ से बाहर है। वो फिर उसको देख के यही पता चलता है कि ये मैलाफिडी है कि अगर ये अभी इलेक्शन नहीं करा रहे तो फिर इसका मतलब है कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और मैं इस बात पे भी हम बड़े क्लियर हैं कि ये तो ज़िया को भी पता था कि 90 दिन के बाद इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, और उसने भी ये कह दिया था डिस्पाइट बीइंग अ डिक्टेटर। तो यहाँ पे ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इस बात को ना तो वो एक्सेप्ट करिए, रादर दे आर जस्टिफाइंग इट कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हम क्यों नहीं करा सकते, और दे आर क्रिएटिंग हर्डल्स टू इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर एंड इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इन फैक्ट। तो ये मैं समझती हूँ कि ये मैलाफिडी है कि जब तक ये बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के तब तक सब ठीक है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, आइन इनके लिए फिर सुप्रीम है। लेकिन जब ये बेनिफिशरी नहीं है तो फिर आइन इनके लिए सुप्रीम नहीं है। फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पार्लियामेंट में बुला के उससे ये भी कहलवा सकते हैं कि जो लोग हैं वो सुप्रीम हैं, और मतलब लोगों की पार्लियामेंट है और लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो प्रायर हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इस बात को लेटर एंड स्पिरिट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और यही इंटरिम गवर्नमेंट मान लें कि जो अवाम है उसका वो सबसे सुप्रीम है, तो फिर शायद इस मुल्क के जो अवाम है उनकी मसाइल बहुत ज़्यादा हल हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। चलिए बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पार्लियामेंट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि बार बार आपको इस वक्त पीडीएम के जितने भी लोग हैं टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू यही बात करते दिखाई देते हैं कि जी हमारा जो इख्तियार है उसको चैलेंज ना करें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबरा हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस साहब पे कि जी सारे इख्तियारात उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये जुडिशल मार्शल लॉ है। क्या कहा है मौलाना साहब ने, जरा सुनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। एक तरफ वो कहते हैं आईन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, दूसरी तरफ वो हमें कहता है कि आपस में बात करके तय करो। अगर बात करके तय करें और अक्टूबर के बाद करें या अगले मार्च की बात करें या अगले अक्टूबर की बात करें, फिर आइन कहाँ होगा और 90 दिन कहाँ होंगे आइन के। हमारे खिलाफ फैसला देने के बाद हमें कहता है कि आप बात करें, इसका माना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मुडाइलाक की बात करके खुद अपने 90 दिन की नफी कर रहा है, आइन की नफी कर रहा है। अभी वो एक्ट बना नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बुला लिया। क्या जज ने दूसरे फरीक की बात नहीं सुननी? उसने हुकूमत को बुलाया, आज सुनी उनकी, और एक ही नशिस्त में फैसला दे दिया, और फिर कहते हैं ये फैसले तस्लीम करो।
कैसे तस्लीम करें हम लोग? इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। खैर मौलाना साहब तो मिसाल देते देते अगले अक्टूबर के बाद भी चले गए थे, लेकिन हारून साहब अदालती मार्शल लॉ, ये देखें ना, जो कंडक्ट है ना उसकी वजह से लोगों के, मैं पहले भी कहता था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में या जजेस साहबान के बारे में ऐसी बातें करें, लेकिन इसमें जजेस साहबान की अतमुल्ला साहब ने अपनी ऑर्डर में लिखा था कि अगर ये पहले तो ये बताएं कि इन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व क्यों, वजह की एक वजह बता दें कि इस वजह से हमने क्या वो हुकूमतें नहीं चाह रही थी कि ये देखा जाए कि इन्होंने वायलेशन तो नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन की और अनडेमोक्रेटिक मूविंग का था, इनको मेजॉरिटी नहीं थी, इनको कोई खतरा था कि हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। दोनों सूबों में हुकूमत कर रहे हैं और कौम को देखें कि कौम के पास हालात क्या हैं, और ये जो जिस तरह अब 21 अरब रुपए लगेंगे, अच्छा। ये किसकी वजह से लग रहे हैं कि असम्बलियाँ गलत टाइम पे डिज़ाल्व करने की बगैर किसी वजह के। ठीक है, तो अगर ये बात है तो मुल्क के इंटरेस्ट को कोई नहीं देखता, मुल्क के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, कोई वजह नहीं थी, इसीलिए जज साहब ने वो लिखा। अब फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग थी, उनका डिसीजन होने देते, तो ये डायरेक्ट आगे इख्तियार ज़रूर है, लेकिन वो ये है कि ऑलरेडी पेंडिंग है मैटर्स। ठीक है, तो ये एक मामले को ओके। अच्छा, अब इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा भी कि ये देखा जाए कि पीटीआई ने असम्बलियाँ तहलील करके क्या आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, उनका डेमोक्रेटिक मूव था या अनडेमोक्रेटिक मूव था, ये सवाल है। बट अब इसमें अहमद पनसोटा साहब दो चीज़ें कि बार बार ये जो आपको बताया जाता है कि देखें मुल्क जो है वो सबसे पहले है, मुल्क के हालात देखें, जो मईशत है उसको देखें, जो दहशतगर्दी का आपको बार बार आकर बताया जाता है। अब ये एक तो सबाहत साहिबा ने और आपने भी पहले ये बात की थी कि जनाब ऑब्वियसली अक्टूबर में क्या हालात ठीक हो जाएंगे, वो अश्योरेंसेस हमारे पास हैं नहीं हैं इन इदारों के पास जो कि कोर्ट में जाके बताते हैं। बट जुडिशरी को भी कहते हैं कि देखें वो भी खुद को इस मुल्क से या मारूजी हालात से तो अलग नहीं करके देख सकते ना, रख सकते। सो वो जो फैसले कर रहे हैं वो आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसका जवाब दे दें, बट आपको हुकूमत से आवाज़ आएगी कि नहीं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इसमें, जिसका वो हिस्सा है इस मुल्क का, उसको भी सामने रखें और फिर फैसले करें। जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को कंसिडर करके आइन के इनहराफ को जस्टिफाई करते हैं तो इन इफेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये पावर दे रहे हैं कि वो अपनी ज़ाती राय को रिप्लेस करें विद द विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मेरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक कोडिफाई करने का मकसद ये है कि किसी आदमी, किसी बेंच, किसी 8 मेंबर बेंच, 14 मेंबर बेंच, 15, उनका विजडम जो है उसके ऊपर प्रिवेल मत करे। जब आप उनको इजाज़त देते हैं इस तरह, तो फिर विजडम ज़ियाउल हक के पास भी आई एम श्योर कोई ना कोई होगा 90 डेज से उसको 10 साल पे ले जाने का। ये तो देखें बड़ा सिंपल है, यानी अगर आप मुझे कहें कि मैं एक क्लास में 1 साल में नहीं पास हो सकता तो मुझे 2-1 साल दे दें, शायद मैं पास हो जाऊँ, वो तो विजडम तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई होगा कि मैं थोड़ा नालायक हूँगा। सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लाइन्स हैं ये इसलिए दी गई हैं ताकि इनसे कोई बाहर मत निकल सके। हाँ, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में वॉर हो, कोई ऐसी बात हो, समझ आती है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिचुएशन तो मैंने पिछले 30 साल में इस तरह की ही देखी है, शायद कोई एक आध दफ़ा अच्छी हो या बुरी हो। हमेशा ये सुना है कि जी पाकिस्तान के हालात ख़राब है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, ये और यही आज सुन रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पीडीएम गवर्नमेंट के पास इनका हल है 3 महीने के अंदर, और वो कहते हैं जी 3 महीने में आपको सारा कुछ ठीक कर देंगे। मौलाना साहब की आपने बात सुनी ली है, वो तो मार्च तक फिर रहे हैं, मेरे ख्याल वो स्प्रिंग सीजन का इंतजार कर रहे हैं कि उसके अंदर जाके इलेक्शंस कराए जाएं। सो सवाल ये है, मार्शल लॉ का नाम उन्होंने दिया। आई स्ट्रांगली अपोज दैट जी, एंड एज लॉयर्स आई एक्सपेक्ट वाकई भी करेंगे। आई कैन नॉट अलाउ अ पॉलिटिशियन टू से कि जी अदालती मार्शल लॉ। बात ये है कि मार्शल लॉज जो मार्शल लॉ को सपोर्ट करते रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये सारे उनका हिस्सा हैं, ये उन्हीं मार्शल लॉज के अंदर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। बंदयाल साहब मार्शल लॉ के अंदर नहीं बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर। सो ये कहना किसी को कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालती मार्शल लॉ लगा रही है, दिस इज वेरी वेरी आई थिंक वे बिलो द बेल्ट। मैं तो इसको एटलीस्ट एंडोर्स नहीं करूंगा, इनफैक्ट आई विल स्ट्रांगली अपोज दिस। ठीक है, बट ये जिस तरीके से सभा साहब हम देखते हैं कि ये चीज़ जो शुरू हुई, फुल कोर्ट का मुतालबा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल, हारून साहब का भी, इन सबका ये कहते रहे फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दें। और वो भी मामला शुरू हुआ कि जब खुद उस बेंच में बैठे जजेस जो हैं वो खुद को रिक्यूज़ करने लग गए, इख्तलाफी नोट्स के साथ सामने आने लग गए। आपको वाकई लगता है कि ये जो अभी खुल के वज़रा आपसे बात करते हुए कहते हैं कि जी ये जो वन मैन शो का तासुर है इसको ख़त्म करें, जो जजेस इख्तलाफी नोट में ये चीज़ें लिखते हैं, अगर वाकई फुल कोर्ट बन जाता
तो ये ना होता। जैसे हम देख रहे हैं कि जी 8 रुकनी बेंच बना, लार्जर बेंच बना, लेकिन उनके सबके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस चले गए। फुल कोर्ट होता तो ये हालात ना होते। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये फुल कोर्ट बनाने की ख्वाहिश जो है वो फिर इंटरिम गवर्नमेंट की है और वो पर्टिकुलर पार्टी की है। हाउ कैन यू रेगुलेट CJP के दैट उसने जो बेंचेस बनाने हैं उसके अंदर उसने कितने लोगों को रखना है और कितने जजेस वो यानी वो बैठेंगे। Who has to decide this and who are we to, यानी we can only suggest, being lawyers we can only suggest या we can only यानी request to the CJP के इसको फुल कोर्ट बनना चाहिए या लार्जर बेंच बनना चाहिए, लेकिन दिस इज़ अगेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द CJP कि उसने बेंच कितने जजेस को कॉन्स्टिट्यूट, कितने जजेस पे मुश्तमिल होना चाहिए और कितने लोग बैठेंगे। और ये फिर वो रिक्यूज़ वाली बात जो आप कह रही हैं वो वही बात है जो हम पहले करे थे कि बेसिकली जो जुडिशरी है उसमें एक डिवीजन क्रिएट की गई है और वो डिवीजन क्रिएट करने का सिर्फ मकसद ही है कि ये इस इंटरिम सेटअप को मज़ीद बढ़ाया जाए और इस जो इलेक्शंस है वो टाइमली ना हो सके। और अभी वाकई ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी वो फजल रहमान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो जाए चाहे मार्च में हो जाए, यानी दिस इज़ सो ईजी फॉर देम टू ड्रैग दिस टाइम एंड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अक्टूबर छोड़ के वो मार्च में भी लेके जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको लाइन दे दी है और जो उसने एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है, हाउ कैन यू बाईपास दैट। और अगर आप इफ़ एट ऑल यू वांट टू बाईपास तो आपके पास क्या उसकी यानी लॉजिकल या लेजिटिमेट रीजनिंग है और वो आप उसको वही वाली बात है कि आप इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं। और रेफरेंसेस की बात तो इस तरह है कि ये तो मजाक बना लिया है कि जो जज आपकी मर्ज़ी का फैसला नहीं करेगा आप उसके खिलाफ रेफरेंस मूव कर देंगे इन ऑर्डर टू ब्लैकमेल देम और टू प्रेशराइज देम। और ये तो हमारे सामने है और जो लोग इन रेफरेंसेस को दायर करवा रहे हैं उनके पीछे कौन सी ताकतें कार फरमाएं और कौन से एलिमेंट्स हैं वो भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में वो चीज़ें बिल्कुल बड़ी अयां हैं और हम जानते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अवाम के साथ काश वाकई हम अपने बहुत अरसे से हम जो है ना यहाँ पे बैठ के जो मीडिया पे टॉक शोज कर रहे होते हैं हम यही कह रहे होते हैं कि सियासतदानों को इतनी अकल आ जाए, इतनी समझ आ जाए कि वो अपने मामलात जो हैं वो खुद हल कर सकें। जैसे कि तकरीबन तमाम अदालती मामलात में जो सियासतदान वहाँ लेकर जाते रहे हैं, माजी में भी जब अतहर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है तब से लेके बार बार यही उनको मशवरे दिए जाते रहे कि जी आप पार्लियामान में जाएं, आप ये मामलात वहाँ पर हल करें। जब वो नहीं होता, सारे सियासी मामलात अदालतों में जाते हैं, तो फिर ये देख लीजिए जो कुछ हो रहा है। मेरे पास टाइम थोड़ा है, हारून साहब लास्ट कमेंट में आपसे चाहूँगी। जी लास्ट कमेंट सुनिए आपने दोनों की बात, मैंने कहा टाइम थोड़ा है हमारे पास। ये बात तो वही है ना जी, देखें जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आना कोई अच्छी बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ अब ये वो उसी वजह से आया कि वो एक रिफ्ट आई हुई है, उस रिफ्ट की वजह से जजेस के खिलाफ ये रेफरेंसेस आए हुए हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात शुरू हो जाएंगे तो फिर तो बाकी पब्लिक के मामलात जो पब्लिक के केसेस पेंडिंग है वो 50,000 से ज़्यादा पेंडिंग है, उनका डिसीजन नहीं हो रहा, अर्जेंट मैटर्स नहीं लग रहे, तो पब्लिक फेस कर रही इन प्रॉब्लम्स को। तो ये हम तो पहले भी कहते थे एक तो फुल कोर्ट बेंच बैठ जाए और इन तमाम मामलात को हल करे, सारे जजेस बैठ के, अब तो नहीं या फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी 8 रुकनी इन्हें फैसला करना है जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए, आपस में बैठे, अगर मुल्क को चलाना है और अगर मुल्क और कौम के मफाद की बात करनी है तो फिर इन सब को एक पेज पे बैठ के सारे मसाइल रिजॉल्व करना। ये काश ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, ये हो जाता तो हालात यहाँ तक ना पहुँचते। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका, अहमद पंसोटा साहब आपका और सबात रिजवी साहब आपका भी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।